हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा एसटीडीज़, दैट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। और इसके साथ जो दूसरा टॉपिक रहेगा दैट इज़ अबाउट इनफर्टिलिटी। नाउ एसटीडीज़ या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस क्या होती हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज वेनेरियल डिजीज़, वीडीज़ भी कहते हैं इनको, या आरटीआईज़ भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो तीन नाम है, आप कह सकते हो इनके, है ना। एक एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, दूसरा है वीडीज वेनेरियल डिजीजेस, और तीसरा है आरटीआईज यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सो नाउ दीज आर, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मीन्स दे पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इनको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है फिर? These can be prevented by avoiding unprotected sexual intercourse, है ना। जैसे कि हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स में एक मेथड जो बैरियर मेथड देखा था, उसमें आपको बताया था कि यूजिंग कॉन्डम्स जो हैं इट कैन प्रिवेंट दिस डिजीज़, राइट। सो एसटीडीज़ जो हैं आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं हैं। सीबीएसई की बुक्स में तो इन्होंने सिर्फ नाम दे रखे हैं, ये देखिए कुछ डिजीज़ेस के, इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म भी नहीं दे रखे हैं इन्होंने, बट आपने थोड़ा सा इसका इनमें से दो तीन डिजीज़ेस जो हैं उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म कर लेने हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स: जेनिटल हर्पीज, साइफिलिस, गोनोरिया, क्लमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स एंड हेपेटाइटिस बी। और इसके साथ साथ एड्स ऑल्सो। एड्स भी आपको पता है कि ये भी एक एसटीडी में ही इसको भी काउंट करते हैं। हालांकि इसके ट्रांसमिशन के और भी तरीके हैं, लेकिन सेक्सुअली भी ये ट्रांसमिट होता है। तो ये जो डिफरेंट नाम हैं ये कुछ एक एसटीडीज़ हैं, ठीक है। इनमें से अभी तक किसका क्योर नहीं है? एक तो एचआईवी का नहीं है, और जेनिटल हर्पीज़ का नहीं है, और हेपेटाइटिस बी का नहीं है। इसके अलावा बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उनका क्योर है, दे आर क्योरेबल। नाउ सिम्टम्स की बात करें अगर, इनमें जो ये जितनी भी एसटीडीज़ हैं इनमें सिम्टम जो है इनके जनरली अगर हम देखें तो माइनर सिम्टम ही होते हैं, जैसे कि इचिंग, खारिश वगैरह, या फ्लूइड डिस्चार्ज, या स्लाइट पेन, या स्वेलिंग्स एक्सेट्रा इन द जेनिटल रीजन, ठीक है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि इसके सिम्टम सामने आते भी नहीं हैं। ऑफन द फीमेल्स दे मे बी एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि कई बार कोई सिम्टम सामने नहीं आता है लेकिन इन्फेक्शन हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो डिजीज़ेज़ हैं अभी आप देखोगे कि दे आर, सम ऑफ देम आर बैक्टीरियल एंड सम आर वायरल। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ एक डिजीज़ेज़ हैं इनमें से जो आपने थोड़ा सा जिनके कॉजल ऑर्गेनिज्म कर लेने हैं। तो वो आप अपनी सीबीएसई बुक्स में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो दूसरी आपके पास बुक्स हैं यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि पहला एक नाम है इसमें साइफिलिस। इनफैक्ट एग्ज़ाम में भी सिर्फ इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ही पूछ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। साइफिलिस जो है दिस इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रेपोनीमा पैलिडम, ठीक है। ट्रेपोनीमा पैलिडम इसको कॉज करता है। और इसके सिम्टम्स जैसे हमने जो अभी कहे वही आप मतलब जनरल सिम्टम्स वही लिख सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बीमारी अलग मतलब इसकी स्टेजेस अगर बढ़ती जाएं तो फाइनली लास्ट स्टेज में जो है पैरालिसिस भी हो सकता है, या ब्रेन डैमेज, या ब्लाइंडनेस वगैरह। बट इतना नहीं पूछते हैं जनरली, आपने सिर्फ इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रख लेना है। सेकेंड जो एसटीडी है यहाँ पर दैट इज़ गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया जो है नाउ दिस इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया ओनली, और उस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरी, राइट। दिस इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरियम। तो ये दो बीमारियाँ साइफिलिस और गोनोरिया जो हैं ये दोनों बैक्टीरियल एसटीडीज़ हैं जिनके कॉजल ऑर्गेनिज्म आपने याद रखने हैं। इसके अलावा अगर वायरस की बात करें, वायरल एसटीडी की, तो एड्स इसमें आप ले सकते हो ना। एड्स एक ऐसी डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस। वायरस का नाम है एचआईवी। और जैसे मैंने कहा इसके वैसे एड्स के तो फैलने के और भी तरीके हैं, लेकिन एक जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी है। देन देर इज़ हेपेटाइटिस बी, ठीक है।
हेपेटाइटिस बी जो है, नाउ दिस इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस, वायरस को हम जस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस ही कह देते हैं। उसी तरह से जेनिटल हर्पीज़, ये भी वायरस से ही होती है और वायरस का नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो ये कुछ एक डिजीज़ हैं, एसटीडीज़, जिनके आपको सिर्फ जैसे मैंने कहा कॉजल ऑर्गेनिज्म आनी चाहिए। आपकी बुक में आपको एक ये भी टेबल मिल जाएगा, बीमारी का नाम और उसका कॉजल एजेंट, तो ये भी आप कर सकते हो। देन प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें अगर, है ना, कि एसटीडीज़ जो हैं इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके बनेंगे, जैसे कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग द coitus, then use sterilized needles and syringes, awareness about STDs, and in case of doubt you should consult a doctor always. So this is about STDs, and the next topic जो काफ़ी important है इस चैप्टर में वो है infertility. Now infertility क्या है, देखिए, this is, अगर इसको डिफ़ाइन करना हो तो दिस इज़, इट रेफर्स टू बायोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कंसीव इन स्पाइट ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड coitus. क्या मतलब हुआ कि अगर कोई कपल है ना, उन, या जनरली हम फीमेल के लिए यूज़ करेंगे ना कंसीव वर्ड, फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है इसके बावजूद कि वो जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, मतलब कोई भी किसी भी तरह का बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है फीमेल, है ना. सो इफ़ दिस इज़ द केस देन इट इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी. और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम फीमेल में ही हो, मेल में भी हो सकती है, उसके हस्बैंड में भी हो सकती है. सो इनफर्टिलिटी का कारण दोनों में से किसी में भी हो सकता है. ठीक है. नाउ इनफर्टिलिटी जो है, इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. प्राइमरी किस में होगी, ऐसे कपल में जो कि जिन विच हु नेवर हैड चिल्ड्रन, है ना, उनका अभी एक भी बच्चा नहीं है, मतलब फर्स्ट चांस लेना चाह रहे हैं वो लेकिन नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं हो रही है ना, तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं. सेकेंडरी इसको बोलेंगे ऐसी सिचुएशन जिसमें वो जो कपल है उनके ऑलरेडी बच्चे हैं पहले, है ना, एक या दो बच्चे हैं, अब वो नेक्स्ट चांस जब लेना चाह रहे हैं तब मतलब कंसीव नहीं कर पा रही है लेडी. सो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. तो एक तो ये दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. नाउ इनफर्टिलिटी के कई कारण होते हैं वैसे तो, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये दोनों में हो सकता है, हस्बैंड में भी हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है वाइफ में प्रॉब्लम हो. और दूसरी बात, जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की हो सकती है, फिज़िकल भी हो सकती है ना. कंजेनिटल का मतलब है बाय बर्थ ही कोई ऐसा डिफेक्ट हो, कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो कंसेप्शन नहीं हो पा रही है ना, या कोई ड्रग्स की वजह से, या इवन साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकता है कई बार. ठीक है, तो इनमें से देखा गया है कि ज़्यादातर जो और कौन से कारण है, देखो कि जैसे हमने कहा ना किसी बीमारी की वजह से, बीमारी कौन सी जनरली देखा गया है कि डायबिटीज़, शुगर की बीमारी है अगर, या थायराइड डिसऑर्डर है, तो भी कई बार कंसेप्शन नहीं हो पाता है. और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसमें जैसे स्मोकिंग का लेते हैं कि जो लोग स्मोक करते हैं उनमें 60% मोर चांस होता है इनफर्टिलिटी का, ठीक है, एज़ कंपेयर टू जो नहीं स्मोक करते हैं. सो नाउ वी कम टू, जैसे हमने कहा मेल्स में भी कारण हो सकते हैं और फीमेल्स में भी. तो मेल्स में क्या कारण रहते हैं इनफर्टिलिटी के, लो सीमन क्वालिटी, है ना, सीमन आपको बताया हुआ है, जो स्पर्म्स प्लस जो सिक्रीशंस होती हैं डिफरेंट ग्लैंड्स की, उसको सीमन कहते हैं. सो अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है. सेकेंडली लो स्पर्म काउंट, अगर मेल जो है उसमें स्पर्म्स कम बनते हैं, है ना, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं उसको. थर्ड हो सकता है कि स्पर्म्स बनते ही नहीं हैं सीमन में, है ना, एजोस्पर्मिया कहेंगे उसको, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स. सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है कोई, या फिर क्रिप्टोकॉरिडिज्म. क्रिप्टोकॉरिडिज्म क्या है, देखिए, ये टेस्टिस जो हैं
जैसे हमने कहा ना वो स्क्रॉटम में होती हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 डिग्री कम टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी। लेकिन अगर वो स्क्रॉटम में ना आ पाए, टेस्टिस एक्चुअली आपको बता दें कि बिफोर बर्थ जो है वो ऊपर एब्डोमेन में होते हैं टेस्टिस जो है ना, और नीचे स्क्रॉटम में वो आ जाते हैं बर्थ से पहले। तो अगर ना आ पाएँ किसी वजह से तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोकोरिटिज्म, और उसके कारण फिर क्या होता है कि स्पर्म्स नहीं बनते हैं एंड इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी इन मेल्स। तो ये तो कुछ कारण है मेल्स में। और उसके बाद फीमेल्स में अगर हम देखें, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक बीमारी होती है जिसमें कि ओवरी में सिस्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि डैमेज और ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं कई बार देखा गया है कि वो ब्लॉक्ड होती हैं कुछ एक में, ठीक है, उसकी वजह से एग नहीं आ पा रहा है मान लो यूट्रस तक। तीसरा कारण क्या हो सकता है, एज रिलेटेड फैक्टर्स। अगर एज ज़्यादा हो जाए जैसे कई बार देखा गया है तब भी कंसेप्शन नहीं हो पाता है। यूट्रिन प्रॉब्लम्स, यूट्रस में भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो अगर, या फिर प्रीवियस ट्यूबल लिगेशन, यानी कि पहले कभी अगर उस फीमेल ने ट्यूबेक्टोमी कराई थी, है ना, ट्यूब्स उसकी जैसे काट के बांधी गई थी, उसको ट्यूबल लिगेशन कहते हैं, और अब वो दोबारा मान लो कंसीव करना चाह रही है ना, तो नहीं हो पा रही है उस कारण से। तो ये कुछ कारण हैं फीमेल्स में। नाउ अब आता है कि अगर ये सभी कारण हैं और इनकी वजह से इनफर्टिलिटी है तो फिर उसका इलाज क्या है। देखिए, इलाज है ये ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, और आगे इसमें और भी आप देख रहे हैं बहुत सारी एब्रीवेशंस आने वाली हैं। तो ARTs क्या हैं, बेसिकली दीज आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जिनकी मदद से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन अगर ART की आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं कि क्या हैं ये। दीज आर methods used to achieve pregnancy by artificial means or partial artificial means and is primarily used in infertility treatment. इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए ये अलग अलग मेथड्स हैं और इन सब को कहते हैं ARTs या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, अभी आप देखोगे। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट वंस हैं दे आर डिस्क्राइब्ड हेयर। जैसे कि पहला है IVF टेक्निक क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है ग्लास में, यानी कि टेस्ट ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ करवाई जाती है, बॉडी से बाहर, है ना, लैब कंडीशंस में कराई जाती है बेसिकली, टेस्ट ट्यूब में। तो इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। इन विट्रो जो है दिस मीन्स बेसिकली ये, जैसे इसका जो लैटिन या उस भाषा से लिया गया है ना, वहाँ पे इसका मतलब होता है इन ग्लास, और इसका उल्टा क्या है, इन वीवो। इन वीवो होता है मीन्स विद इन द बॉडी, ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर। जो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होती है बॉडी में हमारी, जैसे फेलोपियन ट्यूब में, है ना, वो इन वीवो है। उसका उल्टा क्या है, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन अगर करवाई जाए लैब कंडीशन में और ग्लास ट्यूब्स में, जैसे हम कह रहे हैं ना टेस्ट ट्यूब्स में, उसको बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। नाउ दिस इज अ टेक्निक ऑफ इनिशिएटिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, है ना। क्या करेंगे इसमें, जैसे मेल की बॉडी से स्पर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, फीमेल की बॉडी से एग कलेक्ट कर लेते हैं, और उनको बॉडी के बाहर, जैसे हमने कहा ना, लैब कंडीशन में उनमें फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है टेस्ट ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है और फिर एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है, जैसे 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, है ना। फिर उस एम्ब्रियो को जो है दोबारा से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मदर की यूट्रस में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो बेबी तो वहीं डेवलप होगा यूट्रस में, है ना। ये नहीं सोचना कि बेबी भी बाहर ही डेवलप हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी ज़रूर कहते हैं इसको, लेकिन टेस्ट ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, और उसके बाद ज़्यादा नहीं तो 8 सेल्ड या 16 सेल्ड जब हो जाता है, वो जो ब्लास्टुला हमने बात की थी, तो फिर उसको दोबारा से यूट्रस में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये है ये टेक्निक जिसमें हमने कहा ओवम ले लिया जाएगा, है ना, या तो
यहाँ पे आप देखोगे ना, इसको इसमें लिखा है ओवा फ्रॉम वाइफ और फीमेल डोनर। उसी तरह से स्पर्म्स फ्रॉम हस्बैंड और सम मेल डोनर, दे आर कलेक्टेड एंड आर induced to form a zygote, है ना, outside the natural body, and then it is transferred inside the body of the female for further development. तो यहाँ पर ये क्यों लिखा है इन्होंने, देखिए जैसे हम कह रहे हैं ना कि मान लो अगर जो कपल है उनमें प्रॉब्लम है, तो जैसे वाइफ, हालांकि गैमीट्स बन रहे हैं दोनों की बॉडी में, लेकिन किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वाइफ की बॉडी से एग को निकाल लिया जाता है और हस्बैंड की बॉडी से स्पर्म्स को, और जैसे हमने कहा बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा केस है कोई जिसमें वाइफ की बॉडी में एग बन ही नहीं रहा है ना, तो ज़रूरत पड़ सकती है किसी फीमेल डोनर की, है ना, यानी कि एग जो है वो किसी और फीमेल की बॉडी से निकाला जा सकता है, लेकिन उसको फिर हस्बैंड के स्पर्म से ही फर्टिलाइज़ करवाएंगे बाहर, और फिर उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे उसी लेडी के यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस उसका नॉर्मल है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, सिर्फ क्या है कि एग नहीं बन रहा है, तो एग कोई डोनर दे सकती है फीमेल। और सेम इज़ विद हस्बैंड, है ना, अगर हस्बैंड की बॉडी में जैसे हमने कहा या तो स्पर्म काउंट लो है या स्पर्म्स बनते ही नहीं है, तो फिर मेल डोनर कोई जो है उसकी बॉडी से स्पर्म्स लिए जा सकते हैं। सो ये तो हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। और यहाँ पर थोड़ा सा ये जानकारी है जो आप याद रख सकते हैं कि पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, पता भी होगा आपको शायद, लुई ब्राउन थी, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुई थी 1978 में, है ना, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहते हैं। और उसके बाद इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है 1986 में कहाँ हुई थी, ये बॉम्बे का KEM हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो तब ये टेक्निक शुरू ही हुई थी नई नई, अब तो ये बहुत कॉमन है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है और जो टेक्निक्स हैं इसमें, जिफ्ट एंड IUT। जिफ्ट क्या है, ZIFT का फुल फॉर्म क्या है, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। नाउ दिस इज़, ये वैसे अभी जो मैंने आपको बताया ना, जैसे हमने कहा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई बॉडी के बाहर और ज़ाइगोट बन गया, ज़ाइगोट को फिर मदर की बॉडी में ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना। तो अगर ज़ाइगोट 8 सेल्ड है तो उसको मदर की फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, ठीक है, मतलब वेजाइना के रास्ते यूट्रस से होते हुए उसको, उस ज़ाइगोट को कहाँ जाकर ट्रांसफ़र करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ, तो उसको बोलते हैं ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट, ठीक है। और अगर ज़ाइगोट से आगे की स्टेज है, यानी कि एम्ब्रियो थोड़ा और बड़ा हो चुका है, जैसे कि मान लीजिए 16 सेल्ड हो चुका है ना, इफ़ इट इज़ मोर देन 8 सेल्ड स्टेज, देन इट इज़ ट्रांसफर टू द यूट्रस, और उसको बोलेंगे इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र, IUT, ठीक है ना। अगर वो अभी 8 सेल्ड ही है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, और 8 सेल्ड से ज़्यादा है तो यूट्रस में ही छोड़ देते हैं, यूट्रस की वॉल में, इनफैक्ट इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र कहते हैं उसको। देन वी कम टू नेक्स्ट इज़ इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या है देखिए, जैसे मैंने कहा इन विट्रो का उल्टा है इन वीवो, है ना। नाउ इस केस में एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड नेचुरली, जब फीमेल बॉडी के अंदर ही होगी फर्टिलाइजेशन, और इस टेक्निक को कहाँ यूज़ करते हैं, इनफैक्ट मान लीजिए कपल है जिसमें कि वाइफ एग प्रोड्यूस कर रही है, हस्बैंड जो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जो वाइफ है वो कंसीव नहीं कर पा रही है उसके बावजूद, यानी उसके यूट्रस में अगर कुछ प्रॉब्लम है ना, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, मान लीजिए ज़ाइगोट बन तो जाता है लेकिन इम्प्लांट नहीं हो पाता है, यानी उसका यूट्रस काम नहीं कर रहा है या उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है। तो इस केस में क्या करते हैं कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, उनके गैमीट्स ले लेते हैं, ठीक है, एग ले लिया, वहाँ से स्पर्म ले लिया, और उसको जो है ना किसी तीसरी लेडी, थर्ड लेडी जो है, उसके यूट्रस में उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इम्प्लांटेशन भी होगा, और वहीं पे उसके यूट्रस में ही मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी और पूरा बेबी भी वहीं डेवलप होगा,
उसके बाद वो डिलीवर करेगी और उनको दे देगी जिनका स्पर्म और एग लिया गया था, कहने का मतलब। तो ऐसे थर्ड जो ये लेडी होगी इसको सरोगेट मदर कहेंगे, है ना, जिसको हम किराए की कोख कहते हैं ना हिंदी में, यानी कि बच्चा किसी और का है लेकिन कोई और जो है लेडी उसको अपने यूट्रस में पालती है 9 महीने के लिए, ठीक है। हालांकि स्पर्म और एग्स जो हैं वो जिनसे लिए गए थे उन्हीं का होगा ना, जेनेटिकली तो ये बच्चा उन्हीं का होगा, लेकिन वो डेवलप हुआ है किसी और के वूम में या यूट्रस में, और उस लेडी को बोलेंगे सरोगेट मदर। देन नेक्स्ट टेक्निक एक और है इसमें, गिफ्ट या गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। जैसा यहाँ पे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र था, जिफ्ट, ठीक है, जाइगोट को ट्रांसफ़र किया था, वैसे ही यहाँ पर गैमीट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे हमने कहा कि इफ़ द लेडी इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस एग, तो कोई डोनर लेडी से एग लेकर वो उसके फेलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस विल बी नोन एज गिफ्ट या गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज़ ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दैट इज़, ये किस केस में यूज़ होती है टेक्निक, जब स्पर्म काउंट लो है मान लीजिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि इसमें बहुत ही स्पेसिफिक होता है ये, है ना, एक पर्टिकुलर स्पर्म को माइक्रो नीडल की मदद से एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ना। इस केस में चांस पे नहीं रखा जाता कि हाँ बहुत सारे स्पर्म्स हैं उनमें से कोई ना कोई फ्यूज़ कर ही देगा एग को, है ना। इसमें पर्टिकुलरली एक स्पर्म को होल्ड करके नीडल की मदद से, एंड इट इज़ इंजेक्टेड इनटू द एग, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Then there is artificial insemination या AI. Insemination आपको पता ही है, that is depositing the sperms into the female's vagina. तो इस केस में artificial insemination कह रहे हैं हम इसको, because इस केस में क्या होता है कि सीमन जो है it is collected या तो हस्बैंड से या किसी डोनर का, और आर्टिफिशियली उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में ऑफ द फीमेल। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या है कि समटाइम्स जो मेल्स होते हैं दे आर अनएबल टू इंसेमिनेट, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है ये, इसमें भी एक्चुअली 2 टर्म्स आती हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AIH एंड AID। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर, है ना। अगर सीमन हस्बैंड से लिया गया है या डोनर से, उसके हिसाब से ये भी 2 तरह का होता है। सो दीज आर डिफरेंट ARTs, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने देखा कि बहुत सारी इसमें एब्रीवेशंस आई हैं, तो ये सारी की सारी करनी है आपने, और ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आता है। बाकी इसमें एक एंड में ये सलाह दी गई है कि ऐसे इनफर्टाइल कपल्स जो हैं दे मे ऑल्सो गो फॉर अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन्स हैं या अनाथ हैं, है ना। सो सच कपल्स दे कैन गो फॉर adoption. So I think with this this chapter also concludes. So इसका भी हम एक टेस्ट रख लेंगे. Thank you for now.